हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी जो है अभ्यास सीरीज हम चला रहे हैं, ठीक है। और इस अभ्यास सीरीज का ये 12वां प्रश्न है, ठीक। इससे पहले 11 प्रश्न कर चुके हैं हम गवर्नेंस के, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है उन प्रश्नों को भली बात देखा होगा। तो आगे हम चल रहे हैं, और इसके 2 प्रश्न और 2016 में जो है 5 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, 4 प्रश्न। तो 2 प्रश्न या दूसरा प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और करा दें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई कमेंट तो ऐसा आ नहीं रहा है, बट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की रुचि भी कम हो रही है देखने में। हालांकि अगर आप लोग ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप यूपीएससी में बहुत दूर हो जाओगे, ये निश्चित लिख लो, ठीक है। 2026 में आप सोच रहे होगे कि अगर हम मेंस देंगे, अगर आप अभी से मेहनत नहीं कर रहे हो तो मेंस निश्चित फेल होगे, लिख के रख लो, ठीक। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे निरंतर तो जरूर सफल होगे। और प्री पर भी आप लोग ध्यान देते रहना, सी साइड को मत भूलिए, ठीक है। हो सकता है 1-2 दिन में मैं रिसोर्सेज से संबंधित वीडियो ले आऊंगा, उन्हीं रिसोर्सेज को आप केवल फॉलो करिएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिस सीरीज मैंने बताया, प्रैक्टिस सीरीज में मैं प्रैक्टिस के लिए प्रश्न लेता हूं, जो आपकी जो है विभिन्न कोचिंग संस्थान है उनकी टेस्ट सीरीजें हैं, वहां से मैं प्रश्नों को उठाता हूं। तो मैंने उनके प्रश्नों की संख्या आज से मतलब कल से बढ़ा दूंगा। आज मैंने खुद घोषणा करी थी पिछले वीडियो पे, तो उनकी संख्या 1 से 2 कर दी गई है, ठीक। तो आप लोग जो है धीरे धीरे इसको मैं 5 तक ले आऊंगा, तो डेली आपके 5 प्रश्न हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए हमसे, और अगर आप मेहनत करते हो तो जरूर सफलता मिलेगी। मेंटरशिप के बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भी इसी में ये वीडियो वगैरह वो भी देखते हैं, तो कहते हैं सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो आप लोग देखते रहे ना, ये प्रोग्राम आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने इसमें कैसी मेहनत करी, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है शासन व्यवस्था के स्कंद 15 नंबर और 16 नंबर से जुड़ता है। आप सिलेबस GS2 का अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारी सिलेबस जो होता है हमारे रणनीति का पहले प्राथमिकता हम उसी को देते हैं। तो जीएस का जो सेकंड पेपर है उसमें आप 15 नंबर और 16 नंबर टॉपिक डायरेक्ट गवर्नेंस से है, ठीक। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न वैसे यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन हमने इसको आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर अच्छे से रख दिया, जिससे आपको सिलेबस से टच करके सामने दिखाने में मदद मिले, ठीक। तो यहाँ देखिए, पारंपरिक अधिकारी तंत्री संरचना। अब आपको देखिए ब्यूरोक्रेट्स स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेट्स स्ट्रक्चर और कल्चर, संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली। टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने के लिए बोला है, तो इसके बारे में हल्का फुल्का बताना है कि आजादी से अभी तक जो हमारी जो है अधिकारी तंत्री संरचना थी, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, उसने कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा डाली। तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे अधिकारी जो होते हैं, कि बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो जिम्मेदारी अधिकारियों पर होती है कि इसका अमल जो इम्प्लीमेंट जो है जमीनी स्तर पर बॉटम लेवल तक होनी चाहिए। लेकिन वो क्या होता है, इनकी कहीं ना कहीं अधिकारियों की खामियों की वजह से वो परियोजनाएं योजनाएं रुक जाती हैं। तो उसकी बात कर रहा है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी करंट अफेयर से अवेयर रहे होगे तो ये प्रश्न आपको आराम से, क्योंकि 2016 में पूछा गया है और 2016-17 के आसपास ये करंट का काफी बड़ा टॉपिक चल रहा था। तो आपको, क्योंकि उसी समय जो है गाड़ियों पर से जो है बत्तियां हटाने की भी घोषणा सरकार ने कर दी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं केवल बत्तियां हटी है, बाकी सब चीजें वैसी पुरानी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुधार भी हुआ है। तो ये देखिए, शासन व्यवस्था टॉपिक से जुड़ता है। शासन में पारदर्शिता, भाई भ्रष्टाचार है तो पारदर्शिता। फिर उसके बाद जवाबदेही, कि जिस आप विभाग में बैठे हुए उसकी जवाबदेही, जिस पद पे हो उसकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, इसके महत्वपूर्ण पक्ष। फिर उसके बाद ई गवर्नेंस आया, क्योंकि जो चीजें आप जो है बहुत सारी चीजें होती है कि जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाते, तो हम इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट के माध्यम से ई गवर्नेंस से आप डायरेक्ट पहुंचा दो। उसका डैश लगा हुआ। उसके बाद इसका एप्लीकेशन, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर। फिर इसके बाद यहाँ पर रुक जाते हैं। फिर इसके बाद नागरिक चार्टर, ठीक। पारदर्शिता, जवाबदेही, ठीक है। नागरिकता चार्टर में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत एवं अनुपाय। अनुपाय में ही यूपीएससी छिपा होता है। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि एनजीओ से संबंधित प्रश्न, सिविल सर्विसेज मतलब लोक सेवाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछे तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी आप करंट अफेयर में पढ़ें तो इसी के आधार पर आप उन प्रश्नों को, उन मतलब करंट अफेयर को प्राथमिकता दें जो आपके
टॉपिक से रेलेवेंट हो, जिससे यूपीएससी ने पिछले ईयर्स में क्वेश्चन पूछा है। इसमें ये 16 नंबर टॉपिक भी जोड़ता है, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। फिर इसमें देखो नीति आयोग ने क्या किया था, कुछ चेंजमेंट किए थे कि जो नीति आयोग ने 7 रिफॉर्म्स बताए थे, ठीक है, 7 मुद्दे बताए थे। उसमें से एक मुद्दा जो है सिविल सर्विसेज सुधार से था, सिविल सर्विसेज सुधार से, तो उसको भी हमने इस प्रश्न में जोड़ने का प्रयास किया। तो अब हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पारंपरिक अधिकारी तंत्री संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली, टिप्पणी कीजिए। तो मैंने पहले प्रशासनिक व्यवस्था को बताने का प्रयास किया है कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप औपनिवेशिक शासन से प्रभावित रहा। आपको मैंने कल थोड़ी सी चर्चा भी करी थी कि ऐसा रहा। आजादी के समय भी, आजादी के पश्चात भी अधिकारी तंत्री संरचना में केंद्रीकरण तथा प्रक्रिया प्रधान संस्कृति बनी रही। मतलब कि अधिकारियों से ही केंद्रित रहा, मतलब विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, जमीनी स्तर तक नहीं आ पाए, कोई योजना ऊपर से नीचे तक नहीं आ पाती। उसका कारण क्या है? केंद्रीकरण। तो वही चीज कह रहा है कि अधिकारियों पर ही केंद्रित रहा है, हमने जो है अन्य पक्षों पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर हम इसको आराम से आपने पढ़ के समझ लिया होगा कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही, औपनिवेशिक शासन से प्रभावित रही। ब्रिटिश शासकों ने हमारे ऊपर क्या किया? शासन किया। तो उन्होंने ही वहीं से ही आईसीएस जैसी सर्विस निकल के आई थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना। तो फिर वहीं से ही अधिकारी तंत्री व्यवस्था हमको मिली है। तो हमने अभी तक केवल, हम आजाद तो हो गए लेकिन उनकी व्यवस्थाओं को अभी तक ढो रहे हैं, है ना। तो उसको जो है कहीं ना कहीं या तो मैंने देखिए आर्थिक सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए कौन कौन से अधिकारी तंत्री व्यवस्था के कारण थे। तो हमने जैसे लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, प्रशिक्षण अक्षमता, स्थानीय सहभागिता का अभाव, संसाधनों को अनुचित उपयोग, जवाबदेही का अभाव, भले अधिकारी जवाबदेह नहीं होते, परिवर्तन का विरोध, अगर कोई बड़ा परिवर्तन लाते हैं तो उससे क्या अधिकारी विरोध करने लगते हैं, इनका एसोसिएशन बना हुआ है, ये आगे खड़े हो जाते हैं। फिर केंद्रीकरण में निर्णय में देरी, केंद्रीकरण मतलब एक ही, मतलब कि जैसे कि सिंगल विंडो की इसी, मान लो कि कोई किसी को जो है किसी चीज के लिए जो है एनओसी चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो मान के चलो कि कोई सचिव स्तर का अधिकारी करता है, तो केवल उसी के पास जाकर के ही काम होगा, वही अगर साइन करेगा तो ही होगा, और कोई अधिकारी अगर साइन कर देगा तो काम नहीं होगा। इसी को कहते हैं केंद्रीकरण, मतलब केवल एक ही व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है, ऐसे हम कई सारे अधिकारियों को नियुक्त कर दें, यहाँ पर 10-20 ठो जो है सिंगल विंडो के बजाय डबल ट्रिपल विंडो कर देते, इसके पास नहीं है, ये अधिकारी अनुपस्थित है तो यहाँ चले जाओ, ये अनुपस्थित है तो यहाँ चले जाओ, तो आपका काम हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण, कि मतलब केंद्रीकरण ना होकर के एक ही के पास नहीं होकर के हमने कई सारी व्यवस्थाएं की। हालांकि सरकारों ने अभी काफी चेंजमेंट किया नीति आयोग की अनुशंसाओं पर, ठीक है। फिर उच्च वर्गीय दृष्टिकोण, मतलब अधिकारी अपने आप को बहुत हाई फाई समझता है, नीचे उतरने का प्रयास नहीं करता। हालांकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अब केंद्रीकरण, निर्णय में देरी, निर्णय क्या होता है? लेट लतीफी होती है। तो ये सब मैंने इसकी समस्याओं को पॉइंट में बता दिया। अब मुझको इन पॉइंटों को मैंने आज इलेबोरेट नहीं किया। ऐसे ही आपके पास जब समय कम होगा तो आप ऐसे ही जो है चीजों को इलेबोरेट करके बता सकते हो, ठीक। फिर मैंने इस पे यहाँ पर देखिए कुछ चीजें और डालने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर वर्तमान समय तक, यह वर्तमान तक सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु चलाई गई, किंतु उनका जमीनी स्तर तक न पहुंच पाना एक चिंता का विषय है। मैंने ये थोड़ा सा कंटेंट इसमें जोड़ा। यदि हम मानव विकास सूचकांक, अगर आप चाहो तो इन पॉइंटों में भी कुछ पॉइंटों को आप इलेबोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इलेबोरेट नहीं किया है क्योंकि आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही थी। आपको लगे तो आप कर सकते हो, लेकिन दायरे में, मैंने दायरे में रहकर इन चीजों किया। यदि हम मानव विकास सूचकांक देखिए कि 1900, अभी मैंने जो है मानव विकास सूचकांक अभी है 2022-23 का है, तो इसमें 193 देशों में हमने 130वें स्थान पर, हम मतलब इतना अंतर है हमारे। फिर ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी मैंने यहाँ पर डाल दी। अब कोई रिपोर्ट आप पढ़ते हो तो यहाँ पर उसको खोज सकते हो। तो उसमें भी हमने ऑक्सफैम की रिपोर्ट में देखते हैं कि जैसे इसमें मैंने कोष्टक में डाली है, ये किस चीज के लिए? आर्थिक असमानता में निरंतर वृद्धि हो रही, तो मैंने इसको कोष्टक के अंदर डाली। तो पता चलता है कि यह स्थिति कहीं ना कहीं हमारी अधिकारी तंत्री व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, ठीक है। हमने इसको भी यहाँ पर डाल दिया। फिर उसके बाद तुरंत मैंने, किंतु इसके बावजूद यदि हम इन नकारात्मक बिंदुओं, जो ऊपर के नकारात्मक बिंदुओं को अगर छोड़ दें तो हाल के वर्षों में शासन प्रक्रिया को पारदर्शी, उत्तरदायी तथा दक्ष बनाने के लिए ई गवर्नेंस, मैंने यहाँ खोज दी ई गवर्नेंस क्योंकि सिलेबस में दिया है। नियमों का सरलीकरण, नागरिक सहभागिता दिया हुआ है सिलेबस में। अच्छी ये गवर्नेंस के शब्दावलियां, इनको मैंने यहाँ पर डाला है। बढ़ाने जैसे प्रयास हुए हैं, ठीक। ऐसे आपको लिखना है। फिर मैंने यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा निष्कर्ष दिया,
और हो गया क्वेश्चन। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा सुझाई गई जो चीजें ऊपर पॉइंट में नहीं दी है, यहां पर मैंने सुझाव के तौर पर दे दी। 7 बिंदुओं, नीति आयोग द्वारा सुझाए गए 7 बिंदुओं में से एक नागरिक सेवा सुधार सिविल सर्विस रिफॉर्म है, जिसमें परिणाम उन्मुखी विशेषज्ञीकरण का मतलब हम लेटरल एंट्री से भी भर्ती करेंगे। अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे तो हमको अगर किसी योजना के लिए विशेषज्ञ की जरूरत, मान लो पर्यावरण की कोई योजना है तो हम पर्यावरण विशेषज्ञ को बुला लेंगे। उसको क्या करेंगे हम कि यहाँ पर मान लो कि सचिव स्तर के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को नियुक्त करना है, तो हम आईएएस की प्रमोशन का वेट नहीं करेंगे कि आईएएस प्रमोट होकर आएगा यहाँ काम करेगा, क्योंकि हम देखेंगे कि अगर पर्यावरण से संबंधित कोई व्यक्ति यहाँ पर अच्छा काम कर सकता है तो हम उसको लेटरल एंट्री से बैक गेट से अंदर कर लाएंगे। तो विशेषज्ञीकरण सिविल सर्वेंट डाटाबेस बनेगा, मतलब सिविल सर्वेंट जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड बनता था वैसे ही आपका सिविल सर्वेंट का भी एक डाटा बेस बनेगा। परिणाम उन्मुखी का मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब कि जैसे कि अधिकारी जो आप काम कर रहे हो तो आपका भी एक परीक्षा होगी, समय समय पर आपको देखा जाएगा, तो आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उससे आपका प्रमोशन आगे भी जो बहुत सारे लाभ सरकारी मिलने चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, तो इससे जो यहाँ पर परिणाम उन्मुखी विशेषज्ञीकरण, सिविल सर्विस डेटाबेस तथा ई गवर्नेंस आदि के माध्यम से प्रशासनिक सुधार कर सकते हैं, मतलब कर रहे हैं, जिससे अधिकारी तंत्र अधिक नवाचारी, इसी को मैंने अधिक नवाचारी, समस्या मूलक, मतलब समस्या को समझने वाला, समस्या का हल निकालने वाला और सार्वजनिक सहभागिता युक्त लिखा हुआ है, बन सकेगा। मैंने यहाँ पर सुझाव, क्योंकि निष्कर्ष में क्या होता है कि हमको सकारात्मक दिशा में कुछ सुझाव देने की बात करी जाती, तो उसमें क्या होता है कि हम जो है कुछ रिपोर्ट, कुछ डाटा को लेकर के उसके जो है सुधारों को सकारात्मक दिशा में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिखोगे तो इसमें जो है आपको अच्छा खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप करिएगा, बाकी आप देख लीजिए। और 2-3 प्रश्न और बचे हैं, उनको करने के बाद इसको समाप्त कर देंगे। इसके बाद कोई आप सब्जेक्ट आप सुझाना, मुझे बताना, कमेंट करना, तो मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी कुछ बच्चे, एक बच्चे ने जो है, कोई व्यक्ति जो था तो उसने जो है मुझसे कमेंट किया था कि सर जो है कुछ जो शब्द होते हैं जैसे कि लास्ट में निर्देशात्मक शब्द, डायरेक्टिव वर्ड्स, इसके लिए मुझसे बोला था कि सर लेकर आइए जो एक श्रृंखला। तो मैं उसको सोच रहा हूँ कि कल परसों में जो है संडे वाले दिन, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता, संडे को मेंटरशिप की छुट्टी रहती, उस दिन मैं सोच रहा हूँ कि वो कुछ शब्द ऐसे लिए आऊं जो आपके इनको समझा सके। ठीक है, तो ये आपका कल का प्रश्न है। विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविकता तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्यों आश्रित रहा है, मतलब अन्य आश्रित का मतलब दूसरे पर आश्रित रहा है। यहाँ पर लिखा ना इंटर डिपेंडेंट। भारत के संदर्भ में इनके बीच के संबंध पर चर्चा करिए। ठीक, तो आप लोग इसकी चर्चा करिएगा, कल मैं इसकी चर्चा करूंगा। बाकी मैं कल से प्रैक्टिस सीरीज पर जो है लिखता हूँ ना, तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी लिखने की, आप लोग यहाँ भी देख रहे होंगे कि थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस जो सीरीज है, प्रैक्टिस सीरीज में आप कल से 2 प्रश्न लाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे इसको 5 करना है, तो इस पे आप लोग करिए। बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा दिसंबर तक, क्योंकि टारगेट आपका दिया तो दिसंबर तक मुझे समाप्त करना है। ठीक है, आप लोग अगर सहयोग करोगे तो 5 क्वेश्चन होंगे, तो धीरे धीरे एक टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 को 20, 4 दिन में एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट, तो बहुत जल्दी 30 टेस्ट सीरीज है, तो आप बूढ़ा लगा लीजिए करके मुझे बताना। ठीक, ऐसे करेंगे बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।